अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर इज सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी क्लास में हम जो है वो देख रहे थे एनुअल जो है वो रेट हमने देख लिया था। अब हमें जो आज जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज़ फाइनेंसिंग थ्रू कमर्शियल पेपर। रिमेंबर हमने जो लास्ट अभी डिस्कस किया था वो था क्रेडिट क्रंच से रिलेटेड था, फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड था, और हम जो ओवरऑल देख रहे हैं जो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जो टूल्स हैं वो देख रहे हैं। हमने कुछ टूल्स को डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह है कमर्शियल पेपर। बेसिकली व्हाट इज़ कमर्शियल पेपर। तो हमने जो है वो इसको पॉसिबली क्लास में भी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्कस किया। तो कमर्शियल पेपर जो है वो एक आप कह लें कि अनसिक्योर्ड टाइप ऑफ लोन है या कह लें कि लैंडिंग है जो कि जो बारोवर्स हैं वो एक्वायर करते हैं। इसमें जो है ये शॉर्ट टर्म होती है और अनसिक्योर्ड होती है। तो ऑफकोर्स जब अनसिक्योर्ड की हम बात करेंगे तो इट मीन्स कि इसमें किसी किस्म की जो है वो कोलेटरल नॉर्मली या कह लें कि मॉर्गेज जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो एज नेम इज़ इंडिकेटिंग कि इस तरह का फिर जो है वो क्रेडिट है वो मोस्ट आप कह लें कुछ प्रेस्टिजियस फर्म्स हैं या लार्ज फर्म्स हैं जिनकी की क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत अच्छी है, वही कमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके आप कहें क्रेडिट वर्दीनेस पुअर है या कह लें कि जिनके जो प्रेस्टाइज लेवल वो नहीं है वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। तो इट्स अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशू टू द पब्लिक इन मिनिमम यूनिट्स ऑफ 25। अगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो $25,000 मिनिमम आप जो है वो ये कमर्शियल पेपर के जो है नोट्स इशू करेगा। पहले जिस तरह सिंपली एक बॉन्ड इशू करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको फाइनेंसिंग मिलेगी, उस फाइनेंसिंग को आप यूटिलाइज करेंगे और स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल को पे ऑफ कर देंगे। शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इस शॉर्ट टर्म में कमर्शियल पेपर वैसे तो जो है 25,000 जो है वो इसके एक रेंज है कि इससे कम जो आप इशू नहीं कर सकते, लेकिन कमर्शियल पेपर के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें एक जो टाइप है एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर है। तो उसमें जो है वो हम 25,000 से जो है वो कम पे भी या ज़्यादा पे भी जो है वो कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। खैर हम उनको जो है वो इस चैप्टर में बाद में देखेंगे। तो बेसिकली कमर्शियल पेपर की जो है वो हम कह लें जो आप कह लें कि सिंपल सी एक कैटेगरी डेफिनेशन वो बता दिया कि शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, और चाहे वो क्रेडिट वर्दीनेस जो जिन फर्म्स की अच्छी है वो इनको इशू करती हैं, वर्किंग बेसिकली वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए इशू करती हैं, और इसके अगेंस्ट जो उनको फाइनेंस मिलता है उस फाइनेंस को रिटेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और एक स्टिपुलेटेड टाइम पे जो है वो विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इसको पे बैक कर देते हैं। अब अगर हम कमर्शियल पेपर्स को फर्दर जो एक्सप्लोर करें तो इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें जो फर्स्ट टाइप है उसे हम जो है वो फाइनेंस पेपर या जो हम कह लें कि डायरेक्ट पेपर कहते हैं। जो सेकंड टाइप है उसे हम जो है वो डीलर पेपर कहते हैं, और जो कह लें कि थर्ड टाइप है जो कि मोस्ट रिसेंट वन भी है उसे हम एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर कहते हैं। हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम कह लें कि फाइनेंस पेपर, तो फाइनेंस पेपर जो है वो मोस्टली आप कह लें कि जो पहले इन द पायनियर जो समझी जाती है वो जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन है, GMAC, ठीक है। बेसिकली जनरल मोटर्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी ब्रांड जो है वो मल्टीनेशनल फर्म है। तो आगे जो है वो उन्होंने अपने जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो फर्म्स जो बनाई हैं उनको उन्होंने नाम दिया है जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन, और इसी की सब्सिडी है उसे कहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक क्रेडिट। तो इन्होंने जो है वो इस तरह के जो है वो फाइनेंस पेपर्स इशू किए थे। ये बेसिकली फाइनेंस वर्क जो है पेपर ये वर्किंग कैसे करते हैं, द इशू पेपर प्राइमरली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये देख लें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जैसे मैं और आप, अगर कोई जो है वो आप कह रहे हैं कि बॉन्ड खरीदेंगे, कोई कमर्शियल पेपर जो है वो लेंगे, उसके अगेंस्ट हम जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे फर्म को, तो वी आर इंडिविजुअल। लेकिन वही जो कमर्शियल पेपर है, अगर आप कह लें कि हबीब बैंक जो है वो उसको कहने के लेता है कमर्शियल पेपर, उसके अगेंस्ट जो फाइनेंसिंग पेपर प्रोवाइड करता है, या नेशनल बैंक है या कहने के वापता है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो इन चीज़ों को बाय करते हैं तो हमारे कहना है इंस्टीट्यूशनल बायर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको इशू करते हैं। ये जो जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इलेक्ट्रिक क्रेडिट है,
इन्होंने जो है वो कमर्शियल पेपर इशू की और सिर्फ जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, मीन्स कि आम बंदा जो है उसको बाय नहीं कर सकता था। तो इट इज़ प्रोबेबली द ग्रोथ ऑफ मनी market mutual funds that has had such a great impact on the ability of companies to sell an increased amount of commercial papers in the market. तो कमर्शियल पेपर्स की जो मार्केट है इन द स्टार्ट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या जो है वो न्यू जब कंसेप्ट इमर्ज हुए हैं तो उसकी वजह से कमर्शियल पेपर की जो मार्केट पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो जो न्यू कंसेप्ट इमर्ज हुए हैं इसमें एक चीज़ है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो आई थिंक आपके लोगों के साथ जो वो म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है, इसी तरह जैसे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है, और भी बहुत सारे मार्केट्स के टाइप हैं। तो इनमें जो बेसिकली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हैं ये दो क्या कहते हैं ऑपोजिट टाइप ऑफ फर्म्स हैं। तो जो मनी मार्केट है ऐसी मार्केट जिसमें जो आप कह लें कि एक साल या एक साल से कम, जिसे हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं कि कम जो है वो ड्यूरेशन के जो आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो सिक्योरिटीज़ हैं जो बाय एंड सेल की जाती है उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज या कह लें जिनकी वैलिडिटी है वो एक साल से ज़्यादा है, जो जहाँ पे वो ट्रेड की जाती है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एज नेम इज इंडिकेट, ठीक है, म्यूचुअल फंड बेसिकली ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का आइडिया नहीं कि एक फर्म जो है म्यूचुअल फंड्स के नाम से बनती है, हमने चाहे वो इसको जो स्टॉक एक्सचेंज वाला चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा बहुत। तो वो क्या करती है कि बेसिकली लेट्स से ABC ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स एक फर्म बनती है, वो क्या करेगी कि स्टॉक एक्सचेंज के 10 डिफरेंट कंपनीज हैं उनके जो शेयर बाय करेगी और उन शेयर्स की में से एक शेयर जो है ड्राइव करेगी। इट मीन्स कि वो जो एक शेयर ड्राइव करेगी उस शेयर के बैक पे 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है। तो जिस तरह से उन 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में जो है प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, वैसे ही उस शेयर जो एक शेयर उनमें से ड्राइव करके उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम म्यूचुअल फंड हेज फंड भी कहते हैं कि इससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। किसी 10 में से 3-4 सिक्योरिटीज के प्राइसेस डाउन भी चली जाती हैं तो 6-7 की आप चली जाती है, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट होता है, हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज थी, जब इन्होंने इमर्ज किया, ये ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि फ्लरिश किया, तो इसकी वजह से जो है वो कमर्शियल पेपर्स जो है कि मार्केट है वो भी ग्रो कर गई। वो इसलिए ग्रो कर गई कि कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जो है वो टूल्स होते हैं, और जो मनी मार्केट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी म्यूचुअल फंड जब क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनके बैक पे 10 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होंगी, तो वो जो मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड होगा उसको जो है वो क्रिएट करने के लिए उन्होंने उसके बैक पे ऐसी सिक्योरिटी जो है उसको एडअप करना है जी जो खुद एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो। ये इन शॉर्ट आप इस तरह कह लें कि इसकी अपनी वैलिडिटी जो है वो विद इन 1 ईयर जो है वो एक्सपायर होता है। तो इन दिस केस कमर्शियल पेपर एक वायबल ऑप्शन थी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के लिए कि वो एक कमर्शियल पेपर डिफरेंट कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स को बाय करें। किसी ऑफ कोर्स किसी का इंटरेस्ट रेट कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो उसकी बेस में उन सबको मिला के एक जो है वो अपना शेयर जो है वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का क्रिएट कर लें। तो जैसे जैसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो फ्लरिश किया, इस तरह के कंसेप्ट ने, तो कमर्शियल पेपर्स की जो मार्केट है वो भी पहले से ज़्यादा फ्लश होगी। सो दिस पेपर सोल्ड बाय फाइनेंशियल फर्म सच एज, जिस तरह हमने बात की GMAC जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। और इस तरह के पेपर्स को हम जो कमर्शियल पेपर्स हैं इनको हम फाइनेंस पेपर्स कहते हैं। सो सिंस इट इज़ डायरेक्टली सोल्ड टू द लेंडर बाय द फाइनेंस कंपनी, इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज डायरेक्ट पेपर भी हम इन्हें कहते हैं। तो अगर हम फाइनेंस पेपर और डायरेक्ट पेपर जो है वो सम अप करें तो बेसिकली आप कहें कि एक जो फाइनेंस कंपनी है वो इन पेपर्स को इशू करती है और इन पेपर्स को जब वो डायरेक्टली सोल्ड करती है आगे नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो ये शेयर बाय कर कमर्शियल पेपर्स बाय करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो फाइनेंस कंपनी को जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इस पेपर को हम जो है वो फाइनेंस पेपर, कमर्शियल पेपर, फाइनेंस पेपर भी कहते हैं। इस तरह के कमर्शियल पेपर्स को हम डायरेक्ट पेपर्स भी कहते हैं। इसमें कोई किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जो फाइनेंस कंपनी वो डायरेक्टली सोल्ड करती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को।
सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस पेपर और डायरेक्ट पेपर। जो सेकंड टाइप है दैट इज डीलर पेपर, ठीक है। नेम इज इंडिकेटिंग कि इसमें किसी इंटरमीडिएटरी जो है डीलर का नेटवर्क होगा। सो द सेकंड टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर इज सोल्ड बाय इंडस्ट्रियल कंपनीज। रिमेंबर द डिफरेंस, पहले वाली जो थी वो फाइनेंस कंपनीज बेच रही थी, अब या कहें कि फाइनेंशियल कंपनीज बेच रही थी। ये जो डीलर पेपर है ये इंडस्ट्रियल कंपनीज बेचती हैं, लाइक यूटिलिटी फर्म्स हो सकती हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि टू स्मॉल हैं टू सेल देयर ऑन सेलिंग नेटवर्क, वो भी जो है वो डीलर पेपर्स को बेच सकती हैं। तो सिंपली कि इस तरह की फर्म जो कि डायरेक्ट मार्केट में जो है वो अपने उनकी जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस या उनकी स्टैंडिंग या उनका जो है वो आप कह लें कि बिजनेस साइज इतना बड़ा ना हो कि वो डायरेक्टली मार्केट में खुद अपने कमर्शियल पेपर को जो है वो सोल्ड कर सकें, बल्कि वो किसी इंटरमीडिएट डीलर के थ्रू अपने जो है वो कमर्शियल पेपर्स को सोल्ड करें। तो इस तरह के जो अपने कमर्शियल पेपर होते हैं हम डीलर पेपर कहते हैं। दीज फर्म यूज एन इंटरमीडिएट डीलर नेटवर्क to distribute their paper, and so this type of paper is referred to as dealer paper. तो नेम इनमें जो अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन देखें तो जो फाइनेंस पेपर या डायरेक्ट पेपर है वो जो एक कंपनी है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल को या अपने इंस्टीट्यूशन को सेल करती हैं अपने, और नॉर्मली वो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। जो डीलर पेपर है उसमें नॉर्मली इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, लेकिन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, और चूँकि वो उनकी जो है मार्केट में इतनी ज़्यादा जो है वो आप कहें कि ज़्यादा नॉहो लोगों को नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टर उनसे बाय नहीं करते हैं। तो दरमियान में कोई इंटरमीडिएट नेटवर्क आता है जिस तरह इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट नेटवर्क जो है वो उनको हेल्प करता है कि वो उनके जो है वो कमर्शियल पेपर बिकवा देते हैं। सो जस्ट लाइक हमने जिस तरह हमने पढ़ा था कि कुछ कंपनी जब शेयर्स इशू करती हैं तो वो डायरेक्टली मार्केट में खुद शेयर इशू नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स को देते हैं आईपीओ के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंक उसमें से जो अपना कमीशन रखता है और उनके जो है शेयर्स मार्केट में बिकवा देते हैं। तो इसी तरह जो है वो समहाउ इन द सेम मैनर जो है वो वर्क करते हैं आपके डीलर पे। सो टू टाइप्स आर क्लियर कमर्शियल पेपर्स की। तो थर्ड टाइप है से हम जो है वो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर भी कहते हैं। ये क्या, लेकिन तीनों में से कंपैरेटिवली जो है वो रिसेंट वन है और एक नया कंसेप्ट इमर्ज हुआ है ये भी। कमर्शियल पेपर and a relative newcomer on the block is asset-backed commercial paper. So asset-backed commercial papers क्या होते हैं? As name is indicating कि हमने वैसे तो शुरू में पढ़ा है कि जो कमर्शियल पेपर है वो आप कह लें कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं कि उनके बैक पे कोई भी एसेट फर्म जो है वो आप कह लें कि ऐसे कोलेटरल प्रोवाइड नहीं करती है लेंडर को। लेकिन इसमें जो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर हैं इसमें फर्म जो है वो अपना जो है वो कुछ ना कुछ जो एसेट है उसको एज ए कोलेटरल जो है प्रोवाइड करती है लेंडर्स को, ताकि इससे जो है वो जो लेंडर हैं उनको जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो फील ना। इसमें जो है वो अगेन हम एग्जांपल अगर लें तो डिफरेंट फर्म्स ने जो है वो इशू किया है इनको, और ह्यूज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज बिटवीन 2005 और 7 देखा गया है। और उसकी एक मेन बहुत बड़ी जो वजह है 2005 और 7 में जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ बनी वो भी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ का कंसेप्ट था, जो कि उस टाइम में जो है वो आप कह लें कि बंडल अप हो रहा था कि मॉर्गेज के आपको अब पता है कि हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में लास्ट जो लेक्चर में देखे हैं कि क्रेडिट ट्रांसफर की जो वजह है वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं। और फ्रॉम अर्ली 2000 से जो है वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ का कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हुआ, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ बिल्डअप शुरू होने की वो दे वर बैलून्ड until the summer of 2007, वहाँ पे आके जो है वो मार्केट क्रैश होती है। तो इसलिए 2005 और 7 में जो है वो ये भी समहाउ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी बन जाती थी जो आपके कमर्शियल पेपर एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स हैं। तो इनको बूम मिला है 2005 एंड 7 में, और ड्यूरिंग दिस टाइम एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज बैलून्ड बाय मोर देन $500 बिलियन तक ये पहुँच गई थी। So उसके बाद क्या हुआ? But when the banking crisis hit full speed, many of these mortgage-backed securities had to be written off the investing banks' books. अब ये जो सिक्योरिटीज हैं ये बहुत ज़्यादा जो मॉर्गेज की बैलून हो गई थी, तो बेसिकली हमने इसको देखा कि जब आप कोई भी चीज़ अपने ऐसे कोलेटरल रखते हैं या एज ए मॉर्गेज आप जो है वो गिरवी रखवाते हैं, तो एक्चुअली उसकी यूटिलाइजेशन आपके पास ही होती है। लेट्स से आई हैव अ हाउस, मैं बैंक को कहता हूँ कि इस हाउस के अगेंस्ट में जितना फाइनेंस करते बैंक उसकी जो है वो
क्रेडिट रेटिंग वगैरह देखता है उसकी प्रॉपर्टी की, और उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से आपके 5 ईयर्स में आपको ये पैसे वापस करूँगा, तो बैंक ये नहीं करेगा कि ये 5 सालों के लिए घर मुझे दे दें और इसकी जगह सारी जो है वो बागडोर मैं संभाल लेता हूँ, मैं रेंट पे दूंगा, उसमें मैं खुद रहूँगा, ये वापस बनाऊंगा नहीं। वो घर जो है वो मेरी ही मल्कियत में रहता है, बट क्या है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे देता हूँ और बैंक के साथ ये एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि अगर आफ्टर 5 ईयर्स स्टिपुलेटेड टाइम के बाद मैं आपको पैसे नहीं देता हूँ तो ये घर आपका हुआ, आप इसको सेल करके आप अपने जो पैसे कर सकते हैं। तो यही कुछ हुआ। तो इस टाइम में बैंक क्या होता है जी, इस टाइम में बैंक जो है वो इन्वेस्टर होता है, जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है। बैंक इन्वेस्टर होगा और ये जो आपका मॉर्गेज क्या मेरा हाउस है वो हम इसे जो हमने देखा है कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम होगा, वो उसको अपने बैलेंस शीट में ऐसे एसेट बैंक शो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अभी बैंक ने जो है वो जस्ट एक सिक्योरिटी लिया है, इस पर बैंक की ना मर्जियत है ना कब्जा है। 5 साल बाद देखेंगे अगर मैं पैसे नहीं पे करूँगा तो बैंक उसको जो है सोल्ड आउट करने का हक रखता है, लेकिन अगर 5 साल बाद मैंने पैसे दे लिए तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो जाएगा, वो मुझे जो मेरे हाउस के डॉक्यूमेंट्स है वो वापस कर देगा। तो लेकिन 7 एंड 9 में क्या हुआ कि लोग जो थे वो उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसके बहुत सारे जो है वो आप कह लें इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे नहीं कर सके, उसके जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं कर सके। तो वो जो आप कह लें कि प्रॉपर्टी थी वो बैंक के नाम की, और बैंक ने उस प्रॉपर्टी को अपने खाते में राइट ऑफ किया। मीन्स के बैंक ने उस प्रॉपर्टी को बेच के उसमें से कुछ पैसे कमा के जो है वो अपने लॉसेस को कम किया, या वो जो है प्रॉपर्टी बैंक की मल्कियत में चली। सो जिसकी वजह से आपको पता है कि जब बैंक की मल्कियत में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी चली गई और बैंक्स को तो जो प्रॉपर्टीज कोई कंसर्न नहीं, वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तो जब वो मनी में जो है वो डील करना है, तो दे स्टार्ट टू सेल दैट प्रॉपर्टी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जो मार्केट में अवेलेबल होगी तो मजीद जो है वो आप कह लें कि सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस जो है वो तो जो वैल्यू है मजीद प्रॉपर्टी की गिर गई। सो अगर हम देखें तो द ड्रॉप value between 2007 and 9 was about $700 billion. At the same time, the commercial paper market rose. Commercial paper market जो यहाँ पर हम जो commercial paper की बात कर रहे हैं, you must keep it in mind, हम asset backed commercial papers की बात कर रहे हैं, और हम फाइनेंशियल क्राइसिस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर भी ऐसे ही थे कि आप अपना कोई एसेट जो है वो प्लेज करवाते थे, मॉर्गेज करवाते थे, उसके अगेंस्ट लोगों से शॉर्ट टर्म लोन लेते थे। और इसी तरह जो है वो जो सब प्राइम 2007 और 9 के क्राइसिस हैं, उनकी रीज़न भी यही थी कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज रखा के उसके अगेंस्ट लोन लिया था। सो एसेट बैक्ड जो आप कहने के कमर्शियल पेपर से उनकी मार्केट भी फ्रोज हो गई, एंड यू कैन सी दैट बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये मैं आपको एक जो है वो ग्राफ आगे आ रहा है, फिगर आ रही है, वो आप लोगों को जो है वो शो करवाऊंगा। उसमें आप देखिए किस तरह से जो है वो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो है वो तीनों टाइप्स के जो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर हैं, फाइनेंस पेपर्स हैं और डीलर पेपर्स हैं, इनकी जो नाहो हो गई है। तो हम इसके देखते हैं कि इस जो एसेट बैक्ड जो और फाइनेंस पेपर्स हैं और जो डीलर पेपर हैं उन्होंने जो है वो किस तरह इनका जो है वो ओवर द पीरियड इन्होंने अपना जो है वो ट्रेंड रहा है। तो हियर इज द स्लाइड, यू कैन सी द ब्लू वन, दिस इज नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं नॉन फाइनेंशियल की वजह से हम कह सकते हैं ये डीलर वाले जो हैं वो आप कह लें कि डीलर पेपर्स हैं, या हम कह लें कि डीलर कमर्शियल पेपर्स की लाइन है, और द पिंक दिस इज फाइनेंशियल, जिसे हम फाइनेंस पेपर कहते हैं या डायरेक्ट पेपर कहते हैं, ये उसकी लाइन है, और द ब्लैक वन एसेट बैक्ड, ठीक है, जो अभी हमने कमर्शियल पेपर्स पढ़ते हैं उनकी टाइप है, और ये डाटा है हमारे पास फ्रॉम 2001 टू 2009। सो इसमें जो सोर्स है हमारे पास फेडरल रिजर्व है। जो एक चीज़ नोट करने वाली है, नॉन फाइनेंशियल जो है वो राइट स्केल है। राइट स्केल मीन्स कि दिस इज अवर राइट स्केल, यू कैन सी द कर्सर, कि जो राइट स्केल पे हमारे जो डिजिट्स दिए गए हैं वो उनके अकॉर्डिंगली हमने देखने हैं, और जो बाकी फाइनेंशियल ठीक है या डायरेक्ट हैं और जो एसेट बैक्ड हैं वो बहुत लेफ्ट स्केल है, कि उसके लिए हमारे पास ये वाला जो स्केल है इसको हमने देखते हैं। ये इसकी रीज़न ये है, इसको राइट और लेफ्ट स्केल क्यों करते हैं, अगर हम देखें तो अगर आप देखें हमारे पास जो राइट स्केल है ये नॉन फाइनेंशियल या डीलर पेपर देखें, तो अगर हम इसको राइट स्केल पे देखें तो इसको जो स्टार्ट है, जो इसका पहले मैक्सिमम पॉइंट भी है, और ये आफ्टर दैट ये जो कंसिस्टेंटली ड्रॉप कर रहे हैं,
वो राउंड 270 है, ठीक है। यहाँ पे 290 है, तो यहाँ पे तकरीबन 270 बनेगा। लेकिन हमारे पास जो दूसरे आप कह के फाइनेंशियल और एसेट बैक्ड हैं, उनका जो स्टार्ट है वो भी जो है वो मिनिमम जो है वो अराउंड 650 है, और वो किसी भी पॉइंट पे आप कह लें कि लेट्स से कि 400 से कम नहीं गए हैं। तो अगर हम इन तीनों को एक ही लेफ़्ट साइड के जो है वो ग्राफ लेफ़्ट साइड से हम स्केल करके प्लॉट करते, तो ये थोड़ा सा एक ऑकवर्ड ग्राफ बनना था कि ये हमारा जो आप कह लें कि ये ब्लू वाले हैं ये बहुत नीचे होने थे, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता था, ये ग्राफ बहुत लेंथी हो जाना था, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसमें डिफरेंस तकरीबन 100 का ऑन एवरेज लिया है, लेकिन यहाँ पे 30 का डिफरेंस लिया है। तो दैट्स वाई इस तरह के ग्राफ डेवलप करने भी आपको आने चाहिए कि अगर चाहे वो आपके मेजरमेंट स्केल जो है वो उसमें जो आप कह लें कि आपने एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को जो है वो डाटा को प्लॉट करना है और उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कुछ क्वांटिटीज़ को राइट स्केल करके उनको डिफरेंट मेजर कर सकते हैं और कुछ को लेफ्ट स्केल कर सकते हैं। एनी हाउ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, यू कैन सी सबसे पहले हम जो है वो डीलर वाले पेपर को देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 200 एंड अराउंड 70 बिलियन डॉलर की मार्केट थी इसकी इन द 2001, और कंसिस्टेंटली विद दिस एक्सेप्शन जो है वो अप टू आप कह लें कि मिड ऑफ 2003 तक जो है ये डाउनफॉल आया है। उसके बाद ये जो है वो इमर्ज हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे 2007-8 पे देखें, 7 जब था तो ये अपनी पीक पे थे, ठीक है। और हम इसमें सबको जैसे वन बाय वन डिस्कस करें, जितने भी हैं बेशक हमारे वो जो है वो नॉन फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल हैं या एसेट बैक्ड हैं, वो अराउंड 2007 तक पीक पर थे कि उनकी जो मार्केट है वो टॉप पे थी। अगर हम देखें एसेट बैक तो अराउंड देयर मार्केट वाज $1210 बिलियन, ठीक है। और इसी तरह अगर हम जो है वो नॉन फाइनेंशियल को देखें तो उनकी मार्केट भी ऑलमोस्ट 190 बिलियन, ठीक है। और अगर हम जो है वो फाइनेंशियल को देखें तो 2007 तक जो है वो एक मिड तक उसकी मार्केट भी जो है वो $750 बिलियन के करीब थी। लेकिन यहाँ पे आके दिस वाज द बेसिकली टर्निंग पॉइंट कि यहाँ पे आके जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस ने इमर्ज होना शुरू हुआ है, और जो है वो मॉर्गेज जो बैक सिक्योरिटीज हैं सब में एक डाउनफॉल है, ठीक है। बट रिमेंबर द वर्स्ट डाउनफॉल इज इन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, सबसे लोएस्ट एम इसने अचीव किया है, ठीक है। ये देखें जो नॉन फाइनेंशियल हैं उनका भी उसके बाद कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन में डिफरेंस नहीं है, वो थोड़ा सा कभी बढ़ भी रहे हैं और फिर यहाँ पे फिर वो गिर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ से फिर वो दे स्टार्ट लाइक गेनिंग देयर पोजीशन। सिमिलरली जो फाइनेंशियल हैं उनका भी आप देखें गिर रहे हैं, कभी उनमें अपवर्ड भी आया है, कभी डाउनवर्ड आया है, तो उनमें इतना ज़्यादा जो आप कह लें कि डिक्रीज़ नहीं आया है। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ आया है एसेट बैक वालों में। उसकी रीज़न ये है कि जो एसेट बैक वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो मॉर्गेज कराई गई थी, और जो प्रॉपर्टीज उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी फर्म्स ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने हायर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज हो गया, तो यू कैन सोल्ड दिस प्रॉपर्टी इन द मार्केट। So this was the concept of commercial papers. हमने 3 different types of commercial papers को जो है वो डिस्कस कर लिया, और उनका हमने देख लिया कि इनकी ये किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। So अब कमर्शियल पेपर्स में एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है। आपको पता है कि जो नॉर्मली जिस तरह टैक्स में डील करते हैं या बॉन्ड्स आपने देखा कि वो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और उसको हमने जो है वो कहीं किसी भी जगह पर स्टोर करना होता है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लॉस्ट मिसप्लेस डैमेज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बारिश होगी, कहीं बाहर आ गया, गीला हो गया, किसी ने उठा लिया, मिसप्लेस हो गया, मिल नहीं रहा, गुम गया है, चोरी हो गया, बहुत सारे इशूज चाहे हुए इनके साथ होते हैं। एंड द सेम इज द केस विद कमर्शियल पेपर्स के फॉर्म्स ने जो है वो उनको बाय किया, कहीं जो है वो मिसप्लेस कर दिया है स्टाफ में, किसी ने जो है स्टॉल हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, या जनरल पब्लिक के साथ है तो उनको ये जो चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। तो है वो विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ फॉर्म्स ने इस तरह किया कि उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज वे में जो है वो इशू करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली उनको ट्रांसफर करते हैं, जिस तरह हमने शेयर्स की बात करते हैं कि अब शेयर्स की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है,
की जो है इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है कि वो चाहे वो नंबर्स आपके अकाउंट में चाहे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आपके पास इतने शेयर्स हैं, आपके पास इतने शेयर्स हैं, और वैसे ही चाहे वो शेयर्स जब आप बेचते हैं तो आपके सिस्टम में से उतने माइनस हो जाते हैं, मीन्स कि उनके आपके जो फिजिकल एक आप कह लें कि केयर है वो नहीं करनी पड़ती। तो कमर्शियल पेपर्स भी इस तरह के जो है कुछ फॉर्म्स लॉन्च करते हैं अब कि आप अगर किसी फॉर्म से बाय करते हैं तो वो उन कमर्शियल पेपर्स को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब उन कमर्शियल पेपर्स पे जो है वो आप लोगों ने जो है आगे बेचना है या उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना है तो वो भी वायर कैश के जरिए से जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसे हम बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर्स को हैंडलिंग करने का जो न्यू सिस्टम है हम जो है वो बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस कहते हैं कि वो कंप्यूटराइज कर दिए हैं, उसमें जो है वो फिजिकल उनकी जो है वो आप कह लें कि गिव एंड टेक था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें जो है वो रिस्क था लॉस्ट होने का, स्टोलन, मिसप्लेस्ड और डैमेज होने का। सो जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन द लार्जेस्ट सिंगल इशूअर ऑफ कमर्शियल पेपर है GMAC has been a heavy user of the book entry method and currently has the majority of its commercial paper in this form. तो इस फॉर्म ने जो है वो इस सिस्टम को जो है बड़ा वाइज वे में यूटिलाइज किया है, और उसने अपने जो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल पेपर्स हैं उनको जो है वो अब इस फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करते हैं बुक एंट्री ट्रांजैक्शन फॉर्म में। एज अ मार्केट बिकम्स मोर यूज्ड टू दिस इलेक्ट्रॉनिक मेथड, लार्ज will likely find it profitable to switch from physical paper to the book entry system, where all transfers of money are done by wire in cash between lenders and commercial papers issuers. तो अब ये करें कि एक नॉर्म बनता जा रहा है, बहुत सारे जो लार्ज फर्म्स हैं वो इस तरफ से आपको शिफ्ट कर रही हैं कि बजाय इसके कि जो है वो फिजिकल पेपर्स को जो है वो प्रिंट करें और फिर उनको ट्रांसफ़र करें और फिर उनकी जो है वो जो इन्वेस्टर है उनकी जो है वो केयर करें, उसके लुक आफ्टर के लिए जो है वो स्टाफ रखे, तो वो बुक एंट्री ट्रांजैक्शन मोड पे जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें पेमेंट भी आसान है, आप वायर कैश के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, और जो आप कहने के इंटरेस्ट रेट वगैरह किया है, और इसमें ट्रांसफ़र भी आसान है कि आपको पूरी टीम्स नहीं भेजना पड़ती है, आप अपने ऑफिस में बैठे सिस्टम में इसको जो है वो जनरेट करके जो है आगे भेज सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कमर्शियल पेपर्स। अब इसके हम जो है वो कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस कमर्शियल पेपर्स है, उनमें से एक जो एडवांटेज है मे बी इशूड एट बिलो द प्राइम इंटरेस्ट रेट। सो हमने देखा है कि जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो प्राइम इंटरेस्ट रेट से भी कम रेट पे इशू किए जा सकते हैं। इट मीन्स कि आपको जो है वो ये प्राइम रेट से कम पे इशू क्यों किए जा सकते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि प्राइम रेट से जो है वो कम रेट पे इसलिए इशू किए जाते हैं, एक ये शॉर्ट टर्म होते हैं, दूसरा ये है कि बहुत ही जो आप कह लें कि क्रेडिट वर्दी फार्म्स हैं वो ही इनको इशू करती हैं। तो चूँकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है और आप कह लें कि दे अट्रैक्ट स्नॉबिश मार्केट, तो जिसकी वजह से जो है वो कम रेट पे भी लोग उनके जो है वो बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। जो एक सेकंड एडवांटेज है वो कमर्शियल पेपर्स का ये है कि नो कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपने बेसिकली कमर्शियल पेपर से भी आप कर्जा ले रहे हैं और बैंक से भी आपने कर्जा लेना होता है, तो लेकिन जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसको आपको जो है उसमें आपने देखने पड़ के हैं कि कंपनसेटिंग बैलेंस की जो है प्रोविजन होती है, आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन कमर्शियल पेपर्स में इस तरह का कोई सीन नहीं है, आप कंपनसेटिंग बैलेंस रखे बगैर जो है वो आप कमर्शियल पेपर इशू करके फाइनेंसिंग जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। However, the firm is generally required to maintain commercial bank lines of approved credit equal to the amount of the paper outstanding. तो बेसिकली ये इस तरह भी इतना भी आसान नहीं है कि जो है वो आप क्रेडिट वर्दी फर्म है तो वो क्या करे कि जो है वो अपने जो है वो मर्जी से जितने मर्जी कमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर ले, ये इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स लाइक दिस के जो है वो अपना जो फर्म्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के साथ जो है वो एक कह लें कि मीटिंग करते हैं और उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन करते हैं, और वो कमर्शियल बैंक जो है वो अप्रूव्ड वो कहते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट कि हम जो है वो इतना आपकी जो है फ्यूचर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट देखते हुए और आपकी जो है ग्रोथ देखते हुए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए, क्योंकि एक साल में हम आपको इतना जो है वो फाइनेंस जैसे 5 मिलियन हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं, इतना हम आपको वो क्रेडिट अप्रूव करते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत हो हम आपको 5 मिलियन तक जो है वो आपको जो है वो लोनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी बैंक फर्म को जो है वो बैंक ने 5 मिलियन की लोनिंग का है,
मीन्स के वो जो आप कह लें कि इंडस्ट्री है, ये जो फर्म है वो 5 मिलियन तक के कमर्शियल पेपर इशू करेगी, इससे ज़्यादा पेपर इशू नहीं करेगी। तो इसमें एक ये हर्डल होती है कि जितनी कमर्शियल बैंक्स की लाइन ऑफ अप्रूव क्रेडिट होता है उस हद तक आप कमर्शियल पेपर इशू करेंगे। अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो माइट भी पॉसिबल आपको जो है वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन है वो आपके पेपर्स को जो है वो बाय करने में हेजिटेशन फील करें। सो a number of firms enjoy the prestige associated with being able to float their commercial paper in what is considered as snobbish market। ठीक है, तो snobbish market बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग की वजह से, ठीक है, या आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से, या आप अपने लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस की वजह से आप अपने आप को जो है वो आप कह लेंगे यू फील यू आर अबव अदर्स, योर हेड्स एंड शोल्डर्स आर अबव अदर्स। ठीक है, तो स्नॉबिश मार्केट ये होता है कि आप अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं और सुपीरियर रखते हैं दूसरों से, तो क्रेडिट वर्दीनेस या लार्ज फर्म्स हैं। और ऑफ कोर्स जो लोग हैं इस प्रेस्टाइज को वो भी चाहे वो आप कह लें कि एक वेटेज देते हैं, और आपके जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो बिलो जो आप कह लें कि रेट्स हैं, बिलो प्राइम रेट पे भी वो बाय कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है वो आपके पेपर में रिस्क बहुत कम है। तो अगर हम इन एडवांटेजेस को जो है वो वन बाय वन देखें, सबसे पहले कंपनसेटिंग बैलेंस नहीं रखना पड़ता। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको जो है वो इसमें जो है वो बैंक्स नेटवर्क क्वालिटी का कुछ, ठीक है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। हम जो है लेक्चर 4 यहीं तक है, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया, तो यहीं से हम अपना जो है लेक्चर 5 इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।